जैसे सर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं, कभी-कभी पेशेंट ऐसे आते हैं कि आप पता नहीं पाता पेशेंट कि हमें कब्ज़ है या नहीं है, तो इस तरह से पेशेंट को आप किस तरह से डायग्नोज़ करोगे कि आप पता चल जाए कि और बीमारियों के साथ-साथ इस मरीज़ को कब्ज़ की भी समस्या है? देखिए इसका जो डायग्नोसिस हम करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं। वैसे तो ये कुछ बीमारियों में भी देखने को मिलता है, जैसे थायराइड वाले पेशेंट को ज़्यादा ये दिक्कत होती है। आइए दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर अहमद और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर टॉक में, जहाँ हम जानकारी हासिल करेंगे नई-नई बीमारियों के बारे में अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के माध्यम से और जानेंगे कि इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी और बिज़ी लाइफ़स्टाइल में अपने शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है और किस तरह से बीमारी से बचा जा सकता है। तो आज के हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर इनवाइट हैं हमारे चैनल पे, वो हैं डॉक्टर सान्या आलम बीएमएस आयुर्वेदाचार्य, डॉक्टर आज़म मिर्ज़ा बीएमएस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और डॉक्टर शहजाद बीएमएस आयुर्वेदाचार्य। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर शान आलम से रहेगा कि सर बताइए इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी और बिज़ी लाइफ़स्टाइल में किस तरह से अपने शरीर को इन तमाम बीमारियों से बचाया जा सकता है? और मोस्टली देखा गया है आजकल नई से नई यूथ पीढ़ी में और हर जनरेशन में ये समस्या दिखाई देती है कि कब्ज़ कब्ज़ की शिकायतें समस्या बहुत ज़्यादा है। तो आप बताइए सर कि कब्ज़ क्या है? डॉक्टर शान आलम। थैंक यू सर, मुझे डॉक्टर स्टोक में इनवाइट करने के लिए। कब्ज़ जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है, उसको 2 से 3 दिन में जो है पेट साफ़ होता है और उसका जो कारण है पानी की कमी से जो है इंटेस्टाइन का बाउल मूवमेंट जो है स्लो हो जाता है, उसके कारण जो है मल आंतों में सूख जाता है। इंटेस्टाइन में सूख जाता है, उसकी उसकी वजह से 2 से 3 दिन में मल पेशेंट पास कर पाता है। दूसरा कारण जो है उसका जो फ़ास्ट फ़ूड का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, समोसे, पकौड़ी, तला हुआ खाना बहुत ज़्यादा यूज़ करना। आजकल यंग जनरेशन जो है मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो पाती पेशेंट की। तो जो प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो पाती तो इंडाइजेशन रह जाता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसका असर बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन पे पड़ता है, इंडाइजेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो है सुबह को मल अच्छे तरीके से पास नहीं हो पाता। दूसरा कारण एक ये भी है कि जो है आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा धूम्रपान और नशे की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जा रही है, तो उसके कारण भी जो है इंटेस्टाइन पे उसका असर पड़ता है। उसके कारण भी जो है कब्ज़ देखने को मिलती है। मेडिसिन का भी जो है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि कैल्शियम की टैबलेट कंटिन्यू यूज़ करना एंड आयरन की टैबलेट्स कंटिन्यू यूज़ करना एंड जो है पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ करना। आजकल के पेशेंट जो है अपनी मर्ज़ी से जो है ना मेडिकल स्टोर से जाकर के मेडिसिन ले लेते हैं, उसका कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है वो किस लिए हैं, क्या काम करती हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। और जो है आजकल जो है जो है काम की वजह से पेशेंट जो है लोग जो है बैठे रहते हैं एक जगह कंटिन्यू व्यायाम नहीं करते, उसका बहुत बड़ा कारण जो है कब्ज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए कि जैसे बिज़ी रूटीन हो रहे हैं बहुत से वीक है। इसमें एक्सरसाइज से, वर्कआउट से, बॉडी की जो फिज़िकली एक्टिविटीज़ हैं, उससे मतलब दूर होते जा रहे हैं लोग-बाग। तो एक ये भी रीज़न है क्या, ये इन तरह की बीमारियों को उत्पन्न होने का? जी, जैसे कि आपने पूछा कि व्यायाम ना करना भी इसका कारण है, व्यायाम ना करना बहुत बड़ा इस चीज़ का कारण है और जो है व्यायाम ना करने से इंटेस्टाइन और जो है डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है। व्यायाम जब कंटिन्यू करेगा इंसान तो डाइजेशन अच्छा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर शाहन आलम, आपने हमें जानकारी दी कि कब्ज़ होता क्या है। अब हम अपना जो वेलकम करते हैं डॉक्टर आज़म मिर्ज़ा साहब का वेलकम अपने चैनल में करते हैं और इनसे जानते हैं कि कब्ज़ का जो एक नॉर्मली लक्षण जो होते हैं, जनरल लक्षण, जिससे आम आदमी आसानी से पहचान सके कि हमें कब्ज़ हो गया है। तो डॉक्टर आज़म मिर्ज़ा आप बताइए कि कब्ज़ के जो जनरल लक्षण हैं वो क्या हैं? देखिए सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए आप। बिल्कुल। कब्ज़ के जो सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं, वो यही होते हैं कि सबसे पहले तो मरीज़ आता है ओपीडी में, वो ये शिकायत करता है कि उसकी जो ज़ुबान है, उसपे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस मतलब सूखापन रहता है। उसका मुँह बक्सा-वक्सा रहना, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं पता लग पाना, सबसे पहले ये एक लक्षण जो है कब्ज़ का होता है। अच्छा इसके बाद जो और जनरली हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, वो ये होते हैं कि मरीज़ का जो मल है, वो बहुत ज़्यादा गांठदार, बहुत ज़्यादा सूखा और बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ में वो होता है।
फिर ये बहुत ज़्यादा पेट के अंदर अफारा रहना, और बहुत इसका जो दर्द है वो पेट के निचले हिस्से में रहता है। कुछ कंडीशंस में ये जो दर्द है ये कमर के पिछले हिस्से तक भी चला जाता है। जैसे सर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं, कभी-कभी पेशेंट ऐसे आते हैं कि आप बता नहीं पाता पेशेंट कि हमें कब्ज़ है या नहीं है, तो इस तरह से पेशेंट को आप किस तरह से डायग्नोज़ करोगे कि आप पता चल जाए कि और बीमारियों के साथ-साथ इस मरीज़ को कब्ज़ की भी समस्या है? देखिए, इसका जो डायग्नोसिस हम करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं। वैसे तो ये कुछ बीमारियों में भी देखने को मिलता है, जैसे थायराइड वाले पेशेंट्स को ज़्यादा ये दिक्कत होती है। इसके अदर और शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें भी ये दिक्कत होती है। लेकिन जो इसके मेनली मैंने आपको सिम्पटम्स बताए हैं, वो यही हैं कि मल बहुत कठोर होता है और 3-3 दिन में पोटी होना, पेट साफ होना, वो भी ठीक तरीके से नहीं होना। अच्छा, कुछ जो पेशेंट आकर के ओपीडी में शिकायत करते हैं, उनकी शिकायत ये रहती है, जिससे अलग वो डिफरेंट इनका जो लक्षण देखने को मिलता है। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के 20 से 25 मिनट के बाद में फिर से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि फिर उन्हें जो है पोटी आ रही है। तो ये मतलब थोड़ा-थोड़ा सा होना भी ये भी एक लक्षण इसका माना जाता है। अज़म साहब आपने बताया कि कब्ज़ के लक्षण क्या हैं, थैंक यू सो मच। अब हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर मोहम्मद सिराज साहब को, जो कि बताएँगे हमें कि कब्ज़ को किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है या किस तरह से फिज़िकली एक्टिविटीज़ के द्वारा सही किया जा सकता है या कोई घरेलू ऐसे उपचार जो बहुत आसानी से लोगों तक पहुँच जा सकें और लोग उन तक पहुँच सकें। आप बताइए डॉक्टर मोहम्मद सिराज कि कब्ज़ की जो एक वास्तविकता ट्रीटमेंट है, जो एक जनरली इलाज है उसका, जो आम तौर पर आसानी से लोगों तक पहुँचा जा सके, ऐसा बताइए आप? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ अपने इस चैनल में मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम इसका ट्रीटमेंट अगर हम समझेंगे तो हम इसको ट्रीटमेंट को 3 तरीके से हम देख सकते हैं। जिसको हम सबसे पहले देखेंगे हम अपनी डाइट में क्या सुधार कर सकते हैं और हम अपना लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं एंड थिर्डली हम इसका देखेंगे कि हम इसका एक बेसिक ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, जो हम घरेलू उपचार जिसको हम कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम इसमें जो डाइट अपनी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। उसमें हमको चाहिए कि हम अपने एक वाटर इनटेक का हम ध्यान रखें, जिसको कह सकते हैं कि पानी पीना। वो हम 3 से 4 लीटर पानी की कोशिश करें कि हम उसको डेली बेसिस पर लें और उसको कोशिश करें कि उसको मेंटेन रखें। उससे हमें इसके अंदर काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे पानी का आपने बताया तो पानी तो मौसम के हिसाब से पीना चाहिए, ठंडा, गर्म या किसी मौसम में किसी प्रकार का पानी पी सकते वैसे इसका जो बेस्ट तरीका है वो यही रहेगा कि हम मौसम के हिसाब से थोड़ा-सा पानी लें, तो ज़्यादा बेहतर है। अभी कई बार गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो हमको थोड़ा-सा हल्का एक ताज़ी पानी हम ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में हमको चाहिए कि ऑलमोस्ट हम गुनगुने पानी का ही एक इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी इसको बहुत अच्छे से ज़्यादा बढ़िया करके प्रिस्क्राइब किया गया है कि इसको ही हमको लेना चाहिए। और हम अगर डाइट में एक चीज़ की और बात कर सकते हैं जिसमें हम अपना डाइट में हम फाइबर का कंटेंट बढ़ा सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सलाद हम ले लें, जिसमें लंच के टाइम और रात को खाने के टाइम हम थोड़ी सी सलाद ले लें। तो कई बार क्या होता है कि हमको सलाद नहीं मिल पाती है, तो हमको चाहिए कि हम थोड़ा सा एक इसबगोल का पाउच आता है, हम उसको एक चम्मच रात को सोते टाइम ले सकते हैं। उससे हमें फाइबर का कंटेंट हमारा पूरा हो जाएगा, जिससे हमें काफ़ी सहायता मिलेगी और हमारा फाइबर ठीक हो जाएगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ठीक हो जाएगा। अभी हम अगर इसके लाइफ़स्टाइल में थोड़ी-सी बात कर सकते हैं, तो हमको बेसिकली 2 चीज़ें मेनली है जिसका हमको ध्यान करना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले नंबर पर रखेंगे अपना स्लीप साइकिल, जिसको हम कह सकते हैं नींद। वो हमको चाहिए कि हम एक प्रॉपर वे में लें। रात को हम टाइम से सोएँ और सुबह को एक टाइम से उठें, जिसमें हमको कम से कम 6 से 8 घंटे का एक हमारा नींद का एक प्रॉपर शेड्यूल हमारा मेंटेन रहना चाहिए ओवरऑल लाइफ़ के लिए। इससे हमारा बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डाइजेशन के लिए, है ना? और एक हमको चाहिए कि हम अपना किसी भी तरीके से फिज़िकली थोड़ा एक्टिव हो जाएँ अपने शरीर को लेकर, जिसमें हम 20 से 30 मिनट का कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं और या हम थोड़ा योगा कर सकते हैं, थोड़ी-सी वॉकिंग कर सकते हैं या कहीं पार्क वगैरह अगर हो आस-पास तो उसमें थोड़ा-सा हम टहलने के लिए भी जा सकते हैं। उससे हमें इसमें काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिला जा सकता है। अच्छा सर एक एक जनरली क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जनरली क्वेश्चन वो ये है जैसे जो जो लोग करते हैं और लेट नाइट घर पे आते हैं, ज़ाहिर-सी बात है जब लेट नाइट घर पे आएँगे तो उनका डिनर भी लेट ही होगा। जी, जी। तो एक जो गैप होना चाहिए नींद का और खाने का वो मिनिमम कितना होना चाहिए? तो जनरली अगर हम देख सकते हैं इसको तो एक नॉर्मल लाइफ रूटीन में हमको चाहिए कि हम कम से कम 2 से ढाई घंटे का अपना गैप रखें अपने सोने से पहले। और हमको चाहिए कि डिनर करके हम हल्की-सी कोई बहुत ही बिल्कुल फ्रीली एकदम कोई वॉकिंग हम कर सकते हैं, हल्की-सी 10, 20, 50 कदम की बस। बहुत ज़्यादा हमको एक्टिविटी फिज़िकल बहुत हैवी बिल्कुल भी नहीं करनी है। खाने के बाद बस हल्का-सा थोड़ा-सा टहल के और आ जाएँ और फिर हम 1-2 घंटे बाद सो सकते हैं। खाने के बाद ये एक बेहतर रूटीन होता है जिससे हमें काफ़ी हद तक सुधार देखने को इसके अंदर मिलेगा।
और अगर हम इसमें ट्रीटमेंट की अगर हम इसकी बात करते हैं, जो आयुर्वेद बेसिकली बताता है, तो आयुर्वेद ये कहता है कि इसमें एक जो सबसे अच्छा और एक बेसिक ट्रीटमेंट है, जो सभी आदमी ले सकते हैं, वो ये होता है कि इसमें हम त्रिफला चूर्ण का एक बार सेवन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि त्रिफला चूर्ण को यूज़ कैसे करना है? तो उसमें क्या होता है कि वो जनरली तो उसका होता है कि वो रात को गर्म पानी से हम उसको सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 3 से 4 ग्राम उसको ले लें हम, या तो मेजर कर लें, या जो नॉर्मल घर पे टेबल स्पून होते हैं उससे हम यूज़ कर सकते हैं उसको, और उसको गुनगुने पानी से हम ले सकते हैं। इसका एक बहुत बेसिक ट्रीटमेंट है, और रात को सोते हुए थोड़ा-सा गुनगुना पानी ले लें, ये बस इससे काफ़ी हद तक इसमें सुधार देखने को मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर्स। आपने अपनी अपनी जो एडवाइस थी, जो जानकारियाँ जी। थी, वो पब्लिक से शेयर करी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ही हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, और नई-नई जानकारियाँ ऐसे ही हम आपको देते रहेंगे आपकी बीमारी के बारे में, और एक अच्छी स्वास्थ्य के बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके शरीर की जो बीमारियाँ हैं, नई-नई बीमारियाँ, उसको आसान तरीके से उसका उपचार, आसान तरीके से किस तरह से हम रोगों से बच सकते हैं, किस तरह से फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके हम अपने शरीर को मजबूत और रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।